उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र विक्ट्री का है, जीत का, सक्सेस एवरीवेयर, ये उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा क्या कहता है कि ये आपको फेम दिलाएगा और रिस्पेक्ट दिलाएगा, और एज के साथ आपका ग्रोथ भी बढ़ता जाएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? शनि दे रहा है, बृहस्पति दे रहा है। तो ये लकी लोग हैं। अब वो क्या इंश्योर करेगा? वो इंश्योर करेगा लाइफ में ग्रोथ अच्छी हो, धर्म कर्म के रास्ते पे चले, बहुत सारी वेल्थ हो। ये पुष्य नक्षत्र के फीचर्स हैं। अगर मेरा जन्म किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो मुझे कष्ट देने के लिए ही हुआ है, तो क्या इस जन्म में मेरा पैदा होना मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई थी कि मुझे यही पर्टिकुलर यही टाइम क्यों मिला? तो आपका जन्म का नक्षत्र, राशि, और वो राशि का लॉर्ड या नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है कुंडली में, वो एक घर में भी हो सकते हैं, अलग में भी हो सकते हैं, कहाँ बैठा है, और वो किन कुंडली के घरों से, नीचे वाले घर 5, 6, 7, 8, 9 या ऊपर वाले यानी 11, 12, 1, 2, 3 इन हाउसेज में या नीचे वाले हाउसेज में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो उसका हाउस का कनेक्शन देखा जाता है और उसकी पावर देखी जाती है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुछ नक्षत्रों को इतना भाग्यशाली, या यूँ कहूँ कि ऐसा माना गया है, जो सिर्फ महाधनी राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। जो लोग इस धरती पर आए हैं काफ़ी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि 27 नक्षत्र में से वो कौन से 8 नक्षत्र हैं जो बहुत ही भाग्यशाली हैं, तो आप ये पॉडकास्ट को पूरा देखें। हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है कि आखिर लकी नक्षत्र वालों में ऐसे कौन कौन से खास ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें भाग्यशाली, महाधनी, या यूँ कहो कि उच्च पद पाने के लिए बनाया गया है। हमने इसमें बात किया है कि आखिर ऐसे कौन कौन से नक्षत्र हैं जो बताते हैं कि आपका भाग्य कब और किस समय चमकने वाला है। यदि आप अनजान हैं और आपको नहीं पता है कि शायद वो लकी नक्षत्र आपका भी हो सकता है, तो आप ये पॉडकास्ट को देखिए। शायद अब आपका भाग्य चमकने वाला है और वो समय आ चुका है कि अब आप महाधनी बनने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, जो उसकी टाइमिंग होती है, वो भी हमें बहुत कुछ इंडिकेट करती है कि हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। हम जो जॉब कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो किस लिए हमें मिला है। ये भी जानने के लिए आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखिए। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है अनीश बग्गज, जो कि काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने अपनी गणना से बताया है कि आखिर क्यों है वो लोग इतने लकी। कहने को तो हम सभी इस धरती पर आए हैं, पर फिर भी कुछ लोग अपना भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। शायद वो एक आप भी हो सकते हैं। तो आप इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखें। अनीश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जो मैंने आज का पॉडकास्ट का टॉपिक चूज़ किया है ना, वो एक ऐसा विषय है जो मुझे भी लगता है, और पर्सनली हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक कई बार हमें कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैम आप इस पर एक पॉडकास्ट करो। तो मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूँ कि ऐसा कहते हैं ना कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। तो हर एक जन्म में हर एक बच्चे का नक्षत्र अलग अलग होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि यदि कोई लकी नक्षत्र है या कोई जन्म से ही बहुत भाग्यशाली है, महाधनी या राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, तो कौन से नक्षत्र होंगे? देखिए, टोटल पहले हम थोड़ा नक्षत्र कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा जी। टोटल 27 नक्षत्र हैं, और आप देखिए ये जितनी भी कैलकुलेशन है, ये सारी उन नक्षत्रों के बेस पे होती है। बर्थ के समय पे चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका, उसको बोलते हैं बर्थ नक्षत्र, ठीक है। उसका जो लॉर्ड होता है, यानी उसका जो ओनर होता है, जो भी प्लैनेट होता है, उसकी पहली महादशा मिलती है। ये रूल है। इसका मतलब जो बर्थ का नक्षत्र है वो आपकी ज़िंदगी को रूल करेगा। पहली दशा को पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर होता है। उस पर्टिकुलर टाइम पर
जब आपका जन्म हुआ है तो अगर एक सवाल सबके मन में आए, ऑडियंस के मन में भी आए, तो मेरा जन्म उस समय ही क्यों हुआ? अगर आपको उसका रीजन समझ में आ गया तो पूरी लाइफ की स्टोरी बिल्कुल क्लियर है सामने। एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ से कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र का मालिक है सूर्य। जी। तो आपको क्या देखना है? चंद्रमा एक तो कृतिका में बैठा है। हाँ। तो वो है ना, ये तो तभी कृतिका नक्षत्र मिला। वो कौन से हाउस में बैठा है? ओके। ठीक है। अब कृतिका नक्षत्र 2 राशियों में पड़ता है, 1 में और 2 नंबर में। कुछ पार्ट एरीज में, ज्यादातर पार्ट टॉरस में। तो उसमें भी कौन सी राशि में पड़ा और वो राशि कुंडली में किस घर में पड़ी, इससे रिलेटेड आपकी पूरी जिंदगी का सारा ताना बाना बुना जाएगा। पहली तो मिली महादशा, सेकंड मिली उसकी अंतरदशा, और फिर मिली प्रत्यंतर दशा। तो जन्म के समय जो ये 3 दशाएं हैं, ये 3 प्लेनेट पकड़ लीजिए, पूरे जीवन की स्टोरी इसके आसपास ही घूम रही है। आप उसको सीधा लगा लीजिएगा, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ वही 3 प्लेनेट पूरी जिंदगी का ताना बाना बुन देंगे कि पूरी लाइफ में क्या होने वाला है। तो नक्षत्र का रोल तो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महादशा क्यों मिली? चंद्रमा जिस नक्षत्र में था। अंतरदशा क्यों मिली? वो कितना डिग्री चला गया था सीक्वेंस के हिसाब से, तो अंतरदशा। प्रत्यंतर दशा क्यों मिली? फिर डिग्री का जो सब पार्ट लगता है उसके हिसाब से प्रत्यंतर। तो 3 दशा आ गई। तो सब कुछ तो चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। और चंद्रमा पे डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि वो नक्षत्र पे डिपेंडेंट है। वो जिस नक्षत्र में होगा वैसे ही जातक का जन्म होगा। तो नक्षत्र तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिष में 27 नक्षत्र बताए गए हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। इन 27 नक्षत्रों का सबका अपना अलग रूप है, रंग है, करियर है, माइंडसेट है, बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है, लाइफ का पैटर्न है। तो अगर आपका बर्थ का नक्षत्र ही स्ट्रगल वाला मिल गया तो फिर बाकी कितने भी योग कर लो, आप तो पैदा ही स्ट्रगल करने हुए हो। अगर वही बढ़िया नक्षत्र मिल गया तो आप तो पैदा ही अच्छा काम करने के लिए हुए हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। हाँ। है ना। और चंद्रमा 14 डिग्री का था। रोहिणी नक्षत्र यानी टॉरस राशि में 14 डिग्री पे जो भी प्लैनेट होगा वो अकेला प्लैनेट काफी है आपको राजा बनाने के लिए। श्री कृष्ण का जन्म और जन्म के इमीडिएटली बाद वो कहाँ थे? कारावास की स्थिति। तो पैदा कहाँ हुए? कारावास। पहुंचे कहां? ये है लाइफ पैटर्न, ये उनको मिला। रोहिणी नक्षत्र का जन्म तो बहुत अच्छा माना है। ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे बहुत सारे नक्षत्र हैं। कोई अमीर बनाने का नक्षत्र है, कोई नेम फेम का नक्षत्र है, कोई वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी में वेल्थ का है। ऐसे सबके अलग अलग काम है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से नक्षत्र इस 27 में से ऐसे हैं जो लकी हैं। अब लकी का आपका सवाल है, अब लकी कौन है? भाई जिसकी किस्मत ज़्यादा साथ दे रही है और मेहनत कम करनी पड़ रही है, लकी वही है। हाँ। उसके अलावा कोई लकी नहीं है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो काहे का लक है? तो वो संघर्ष ही करता रह जाएगा। आपको एक पैरामीटर बताता हूँ ऑडियंस को समझने के लिए। एक छोटा सा पैरामीटर बताता हूँ। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, यानी ए से बी पॉइंट तक जाना है। यहां पहुंचना, अगर मैं इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे पहुंचूं तो ये मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। ठीक है। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कुछ हाथ लक का होगा, हाँ, और कुछ हाथ मेहनत का होगा। अब जिसका लक साथ दे रहा है तो हो सकता है किसी का लक 70% साथ दे रहा हो, किसी का 80% दे रहा हो, किसी का 90% दे रहा हो, किसी का 20% दे रहा हो, किसी का 5% दे रहा हो। तो बाकी उसे एफर्ट डालना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, 100 पे पहुंचने के लिए। हाँ। जैसे हम कार ड्राइव करते हैं, है ना, या कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, ढलान मिली तो आपके इंजन पे प्रेशर नहीं आ रहा, आप आराम से मस्त बैठे, वो स्मूथ निकल जाएगा। तो वो ढलान पे किसको मिली, वही लक है। और कोई ऐसा होता है जिसको चढ़ाई मिली और रोड टूटी मिली, वो बेचारा स्ट्रगल ही कर रहा होता है, उसकी लाइफ में स्मूथनेस होती नहीं है। तो अगर आप इसको ले लीजिए कि जिसका वो जो लक वाला पैरामीटर है वो ज़्यादा है, 50 से ऊपर है, दैट मीन्स लकी। अब वो कितना लकी है? वो एवरेज लकी है, गुड है, या बेस्ट है, या कोई पुअर है, या वर्स्ट है। ये सारे पैरामीटर हैं, ये नक्षत्र तय करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये नक्षत्र हैं, ये बेसिकली चीज़ क्या है?
ये आकाश में बनी हुई कॉलोनी है। जो भी प्लैनेट इसके में से जाएगा वो इसके हिसाब से रिजल्ट देगा, उसके ऊपर उस कॉलोनी का, उस घर का इम्पैक्ट आएगा। एक एग्जांपल देते हैं, ऑडियंस जल्दी से समझ जाएगी। आप किसी के घर गए, पुअर था वो, तो वो आपका आदर सत्कार कैसे करेगा? चाय पिला देगा, जो उसके पास होगा। हाँ, जो उसके, मान लीजिए खाना खिला देगा, और वही उसका आदर सत्कार है। हाँ। है ना? तो जैसे सुदामा ने खाली वो एक मुट्ठी चावल ही तो थे, वही तो थे, और वो उसी के पास उतना ही था, वही उसने दे दिया, तो इसका मतलब उसने सब कुछ दे दिया अपना। यही आप किसी सुपर रिच के यहाँ चले जाइए, तो आपको खाना कैसा परोस के देगा? सोने की थाली में, चांदी की थाली में, 56 भोग, सारी वेराइटीज़ हैं, सूप भी मिलेगा, स्टार्टर्स भी होंगे, वो भी होगा, लास्ट में स्वीट डिश भी होगी, आइसक्रीम भी होगी, ये सब होगा। तो ये फर्क प्लैनेट भी महसूस करता है, और ये फर्क नक्षत्र का है। तो कोई भी प्लैनेट अगर गरीब नक्षत्र में से गया तो उसका एक्सपीरियंस क्या है? गरीबी। या पर स्ट्रगल वाले में से गया, उसका एक्सपीरियंस क्या है? स्ट्रगल। वो उस स्ट्रगल, वो उसके अंदर स्ट्रगल वाला पॉइंट जुड़ गया। अगर वो गया वेल्थ वाले में, है ना, तो उसमें वो वेल्थ जुड़ गया। तो ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं जो कहते हैं कि काम कम, रिजल्ट ज़्यादा, और वही लकी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे काफ़ी सारे होते हैं और सबका पर्पज़ अलग अलग होता है। अब सक्सेस को या लक को भी आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। किसी के लिए वेल्थी सक्सेस है, किसी के लिए नेम फेम सक्सेस है। हाँ। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे अच्छे हैं, खराब कोई नहीं है। बस वो अच्छा, वो कितनी ढलान है उस पर डिपेंड करता है कि किसी को स्ट्रगल के साथ मिलता है और किसी को लक के साथ मिलता है। तो अगर हमने आज का टॉपिक लकी चुना, दैट मीन्स काम कम, पैसे ज़्यादा। आजकल के ज़माने में सबको यही चाहिए, यही लक है। ऐसे नक्षत्र, इसमें मैंने एक की बात करी, रोहिणी की, वो ऐसा ही नक्षत्र है जो बहुत लकी नक्षत्र होता है। बाकी के और कौन से हैं? देखिए, कई सारे नक्षत्र हैं इसमें, और सबका पहले अगर आप रोहिणी का ही थोड़ा सा कुछ और ऐड कर देता हूँ। रोहिणी नक्षत्र में क्या होता है, नॉर्मली जो ये नक्षत्र होता है, ये वेल्थ का होता है, लग्जरी का होता है, ब्यूटी का होता है ना, कंफर्ट का होता है। चंद्रमा का नक्षत्र है। हाँ। चंद्रमा इसमें उच्च का होता है। चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा इसमें उच्च का होता है, तो मन खुश रहता है। और मन कब खुश होगा? जब आप कंफर्टेबल हो, सक्सेस मिल रही हो, लाइफ में लग्जरी हो। वो जो बेचारा 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर रिक्शा चला रहा है, कहाँ का रोहिणी नक्षत्र है उसका? वो तो स्ट्रगल फील कर रहा है ना, है ना? तो बाहर की सिचुएशन देख लीजिए आप। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र वालों का लक कहाँ काम करेगा? मटेरियल सक्सेस में। यानी इनके पास सारी सुख सुविधाएं की चीजें होंगी। और क्या होगा? और होगा फेम। कृष्ण जी तो कब के चले गए, पर आज भी हम उन्हीं के मंदिरों में लाइनें लगा के खड़े हैं कि प्रभु 1 मिनट के आपके दर्शन हो जाएं। हाँ। आप जाके देखिए बांके बिहारी, लाइनें हैं, लाइनें। और ऐसा नहीं कि 1 दिन है, 2 दिन है, कि साहब एकादशी को होगी, द्वादशी को होगी, पूर्णिमा को होगी, या नहीं, हमेशा एनी टाइम यू गो देयर, आपको लाइन ही मिलेगी। तो उसको, ये है रोहिणी नक्षत्र। तो ये होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो, हालांकि मैंने बात की शुरुआत रोहिणी से करी, लेकिन मुझे करनी चाहिए थी पुष्य से, क्योंकि श्री कृष्ण का तो बेस्ट एग्जाम्पल है ही हमारे सबके सामने। एक पुष्य नक्षत्र है, इन्हें नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र के मालिक हैं शनिदेव। अब आप कहेंगे शनिदेव और राजा, ये कैसे, यहाँ ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, कैसे चल रहा है? तो यही ब्यूटी सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही है। शनिदेव के सारे नक्षत्रों में सबसे अच्छा नक्षत्र पुष्य। कारण है उसका, मालिक शनि, देवता बृहस्पति, दोनों। बृहस्पति किस्मत के 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि। शनि 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि, यानी मकर और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि।
तो कुंडली के आखिरी वाले 4 कर अगर रीज लगना पकड़ लूँ तो 9, 10, 11, 12 सारी जिंदगी इसी के आसपास चलती है। कैसे समझ लीजिए, 9 नंबर राशि लक, 10 नंबर राशि काम, 11 नंबर राशि कमाई और 12 नंबर राशि मोक्ष। तो पूरी जिंदगी क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं पुष्य वाले? यही चारों चीजें, यही लाइफ की थीम है। अब क्या सारे पुष्य नक्षत्र वाले ये एक्सपीरियंस करेंगे क्या? नहीं। 9, 10, 11, 12 जहां मिली, मान लीजिए किसी का लग्न स्कॉर्पियो है तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये 4, तो इन चारों से रिलेटेड पूरी लाइफ का पैटर्न चल रहा है। इसका मतलब घर, परिवार, मनी, थर्ड हाउस एफर्ट, सिबलिंग्स, पड़ोसी, शॉर्ट ट्रैवल, फोर्थ हाउस है लग्जरी, गाड़ियां, घर, प्रॉपर्टी, 5वां घर विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस। इन्हीं के चारों तरफ चल रहा है। तो ये किसी भी नक्षत्र को ले लीजिए, उसका मालिक जिन राशियों का, उसका मालिक जो प्लेनेट है वो जिन राशियों का मालिक है, वो राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ी, पूरी जीवन की कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी उसी के आसपास घूम रही है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप कुंडली को ध्यान से देखें तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसको आप लगन बना लीजिए, उसको चंद्र कुंडली कहते हैं, है ना, सब लोग यूज करते हैं। तो उससे देख लीजिए उसका पूरा लाइफ का पैटर्न, बिहेवियर, मूड, करियर उससे भी उतना ही एक्यूरेटली दिखता है। दूसरा, ये तो सबको पता है, दूसरा उसका जो मालिक है नक्षत्र का, वो जो भी प्लेनेट है, 5 मिनट के लिए एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसको लगन बना लीजिए। बोले फर्स्ट सारी थीम उसके आसपास जिंदगी की घूमती मिलेगी, बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये जिंदगी में क्या करने वाला है। लेकिन एक स्टोरी है, पहला नक्षत्र कभी अच्छा नहीं होता। क्यों? जन्म का नक्षत्र कभी अच्छा होता ही नहीं। अगर अच्छा होता जन्म क्यों लेना पड़ता, मोक्ष मिल गया होता। वापस आए हो ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा है, या तो कुछ वसूलने आए हो, या कुछ चुकाने आए हो, या तो रीपे करने आए हो, या कोई रीपे करेगा आप उसको रिसीव करने आए हो। यही ना, जन्म हुआ है तो दुख तो मिलेगा और मृत्यु भी होगी, पेन भी होगा, पीड़ा भी होगी, लग्जरी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, वो सबकी कुंडली में अलग अलग ही होगा। इसका मतलब ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। तो ये इसलिए पहले नक्षत्र को मैं अच्छा नहीं मानता। कारण है, जिस वक्त आपका जन्म होता है उस वक्त आप पेन में होते हैं, बिना पेन के जन्म हो ही नहीं सकता। पहले तो जब मदर से उसको अलग किया जाता है, सबसे पहले कटिंग वहीं काट दिया जाता है, कड़क। वो एक पेनफुल प्रोसेस है बहुत। उसके बाद उसको डॉक्टर क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, अगर गले में कुछ है तो उसको रिवर्स करके रब करते हैं, सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। फिर उसको जोर से सांस लेनी पड़ती है और वहाँ से जीवन की शुरुआत है। अलग हुए ना, तो जैसे उसने सांस लिया तो वहाँ से उसकी अपनी आइडेंटिटी शुरू। अब वो एक इंडिविजुअल है, उससे पहले तो पार्ट ऑफ बॉडी था ना मदर की, अब अलग है, अब अलग हो गया। फिर उसके बाद उसको पूरा रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसका डॉक्टर उसको चेक करता है, भाई सब बॉडी पार्ट ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इंश्योर करते हैं इसको, मान लीजिए ठीक करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में मानता हूँ 5 मिनट लगा या 15 मिनट लगा, जो भी डॉक्टर्स को पता होगा, जो मुझे नहीं पता ज़्यादा, वो लगा। और उसके बाद मदर को दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है किसका, मदर से अलग होने से लेके मदर की गोद में जाने तक का, ये प्रोसेस मान लीजिए 15 मिनट का था पूरा, या 20 मिनट का था, है ना। नॉर्मल केसेस में ज़्यादा नहीं होता है, इतना ही होता है। कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो किसी का आधे घंटे का प्रोसेस हो जाएगा, बच्चा रो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ नॉर्मल केस में 15-20 मिनट, आधे घंटे का प्रोसेस होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये प्रोसेस पेनफुल है और ये आपके जीवन की लड़ाई है, क्योंकि अगर जैसे ही जन्म हुआ आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं किया तो खत्म। क्योंकि आप तो पहले किसी और के इम्यून सिस्टम का बॉडी पार्ट थे ना, तो वो तो उसके इम्यून सिस्टम से चल रहे थे। हाँ। और वो इम्यून सिस्टम का मालिक सूर्य है, इसलिए सूर्य को आत्मा का रखा है कि जन्म लोगे तो सूर्य पे डिपेंडेंट है, आत्मा अपना काम करेगी या नहीं करेगी, दैट मीन्स इम्यून सिस्टम काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए तो एक नया वेदर है ना, नई वेदर कंडीशन है। तो जब भी उसकी दशा आती है जन्म नक्षत्र की, उस प्लैनेट की, वो पेनफुल होती है। पहले काटा जाता है, फिर उल्टा किया जाता है, अब एज के हिसाब से तो थपेड़े पड़ते हैं लाइफ के,
है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, फिर उसको पूरा रेडी करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे फूड मिलता है। तो इसका मतलब जन्म का नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लकी कौन? जिसका वो जन्म का नक्षत्र अच्छा हो। जैसे अभी हमने एक बात करी रोहिणी की, जैसे अब हम बात कर रहे हैं पुष्य की, हाँ। पुष्य की, तो उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? शनि दे रहा है, बृहस्पति दे रहा है। तो ये लकी लोग हैं। अब वो क्या इंश्योर करेगा? वो इंश्योर करेगा लाइफ में ग्रोथ अच्छी हो, धर्म कर्म के रास्ते पे चले, बहुत सारी वेल्थ हो। ये पुष्य नक्षत्र के फीचर्स हैं। हालांकि अगर आप इसमें देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी नक्षत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है। पंचांग में बहुत बड़े बड़े रोल हैं इसके दिए हुए हैं, डिफाइंड है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो मैंने ज़्यादातर पुष्य नक्षत्र वालों को अमीर और सुखी देखा है ज़्यादातर, क्योंकि शनि ही तो बचाने वाला है, जो मारने वाला है वो बचाने वाला हो गया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या ही इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? अब आप कहेंगे कि अगर ऐसे में किसी का राहु का नक्षत्र का जन्म हो गया तो राहु तो डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, तो उसमें कोई एक ऐसा नक्षत्र है, अभी अपन आएंगे सीक्वेंस में बात करेंगे तो उसकी बात भी करेंगे। बट यस, शनि इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 10 और 11 नंबर राशि का मालिक है, कर्म और कमाई, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज साइन नंबर 11। तो पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र है। इस अगर आप ओवरऑल देखें तो जैसे रोहिणी की हमने बात करी, जैसे अब हम पुष्य की बात करें तो एक शानदार नक्षत्र है। नॉर्मली ये लोग लकी होते हैं, इनको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है। बृहस्पति है तो विजडम भी है, ज्ञान भी है। तो बृहस्पति का रोल जो है वो ज्ञान का रोल है। इसके अलावा हम बात करें कि ये किस चीज़ के लिए लकी है, तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये स्टेबिलिटी वाला नक्षत्र है। इसमें अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ना भी हो, वहाँ कोई और भी प्लैनेट बैठा हो, तो वो प्लैनेट आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। जबकि ये सबसे डिफिकल्ट काम है, ज़िंदगी हर रोज़ बदल रही है, उसमें कह रहा है मैं आपको स्टेबल रखूंगा, डोंट वरी, मैं आपको टेक केयर करूंगा। तो इट इज़ अ लकी वन, स्थिरता दे रहा है, स्थिरता दे रहा है। और अगर हम बात करें तो एक नक्षत्र है मघा। अब आप देखिए, आप कहेंगे अभी आप पहले चंद्रमा का एक नक्षत्र बताया, फिर आपने शनि का बताया, अब केतु की बात कर रहे हैं। मघा क्या है? सिंहासन, और राजा का सिंहासन इस मघा। तो मघा नक्षत्र आपको क्या देगा? सिंहासन, यानी पद प्राप्ति, ये दे के छोड़ेगा, इसका काम है ये। हालांकि केतु का नक्षत्र, आप केतु का नक्षत्र की अगर हम बात समझें, केतु को पहले थीम समझते हैं। केतु का नक्षत्र पिछले जन्मों के पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से कनेक्शन है। बिना केतु के पास्ट लाइफ के कनेक्शन आपकी इस लाइफ में आ ही नहीं सकते। इसलिए एरीज राशि का पहला नक्षत्र, काल पुरुष कुंडली में एरीज राशि का पहला नक्षत्र केतु का होता है। पिछले जन्म के कर्म बकाया नहीं थे, जन्म काहे को लिए? चुकाने के लिए, या तो चुकाने के लिए या वसूलने के लिए। हाँ। तो अगर मघा मिला तो वसूलने के लिए। इसका मतलब उसका सिंबल क्या है? सिंहासन। तो अब वो क्या मिलेगा? सिंहासन, यानी पद प्राप्ति, पावरफुल पोजीशन पे जाएंगे। तो जब आप पावरफुल पोजीशन पे जा रहे हैं तो ये अपने आप में पूरा एक राज हो गए। मघा नक्षत्र में जो फीचर है वो इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव होते हैं। किसी का मघा नक्षत्र में जन्म हुआ, जब आप उससे बात करेंगे समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर बात करते करते। ये हर बात में अथॉरिटी लेके आता है, जो भी बोलता है वो अथॉरिटी के साथ बोलता है। ये कंफ्यूज नहीं होते। बोले बोला तो लीडर्स होते हैं ना, जो मघा नक्षत्र बोर्न लीडर। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है ये। आप ऑफिस में मान लो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप सीईओ बन जाएंगे या डिपार्टमेंटल हेड हो जाएंगे। अब उसकी पावर कितनी वो डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट जॉब में तो आईएएस आईपीएस और ये लोग जो होते हैं जो देश को चला रहे हैं, है ना। और अगर आप पॉलिटिक्स में तो आपको सिंहासन मिलना ही है, तो वो भी तय है। तो मघा नक्षत्र क्या है? सिंहासन, तो वो मिलेगा ही। ये इसकी ब्यूटी है। और मघा नक्षत्र में एक बात और समझनी चाहिए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता जाएगा। इसका मतलब आपकी एज मान लीजिए 25 साल है तो हो सकता है उसकी पावर कम है, 35 में बढ़ गई, 45 में और बढ़ गई, 50 में और बढ़ गई। तो एज के साथ ये कंटिन्यूस ग्रोथ के मोड में रहते हैं, है ना। तो जैसे जैसे ये ग्रो करते जाएंगे, एज आगे बढ़ती जाएगी, ये आगे फाइनली ग्रो करते जाएंगे और करियर में जब एंड की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन चल जाते हैं। मेरा तो अपना मानना है कि मघा नक्षत्र का अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब में और वो रिटायर हो गया तो शांति से बैठने वाले नहीं है ये।
ये तो उसके आगे भी काम करते हैं, अगर फिट हैं तो आगे भी काम करते हैं और आगे भी पावरफुल पोजीशन पर ही बने रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप गवर्नमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे कोई रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट कहती है कि आप एक कमेटी बनाइए अगले 2 साल के लिए, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे या कुछ और करेंगे, तो उसके अंदर इनको रख लिया, तो रिटायर तो हो गए थे वो एज पर रूल, लेकिन और या इनको एक्सटेंशन मिल गया 1 साल का 2 साल का, गवर्नमेंट कर सकती है, ये पॉसिबल है। या उनको किसी कमेटी में किसी का चेयरमैन बना दिया, किसी का कहीं डायरेक्टर बना दिया, कहीं वो और जो कंसल्टेंट के रोल में चले जाते हैं, ये वो लोग होते हैं। उसके बाद भी इनको उसके मिल बाद रही भी है। उसके बाद भी ये है मघा नक्षत्र। अगले की बात करूं तो बहुत ही डिफरेंट है, रेवती, आखिरी नक्षत्र। आज की डेट में शनि कहाँ है? रेवती में। अगर कैलकुलेशन देखें तो 12वां नंबर राशि लास्ट का आखिरी नक्षत्र रेवती। अब रेवती लास्ट होने के बाद भी अच्छा कैसे है? बोले ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्योंकि 12 नंबर राशि तो लॉसेस की राशि है, तो उसके नक्षत्र तो लॉस देने चाहिए, लेकिन रेवती नक्षत्र वो लाइफ का लॉस देता है, लेकिन कहाँ पहुंचाएगा? मोक्ष की तरफ मूव करेगा। तो फाइनली तो आप अपने कर्मों को पूरे को खत्म करके और आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें रेवती नक्षत्र का बड़ा बड़ा रोल है। हालांकि आप कहेंगे कि इस लाइफ में तो फिर जब यहाँ रहेगा तो जब तक जिंदा है तब तक उसका, आप इसको अच्छा कैसे कह सकते हैं? मैं भी यही पूछने वाली थी। ये सवाल हो जाता है। रेवती नक्षत्र के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि इस लाइफ में क्या करने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी तो मान लिया, लेकिन किस्मत के ये भी बहुत धनी होते हैं, क्योंकि सब कुछ एंडिंग पर है ना। तो जितने भी अच्छे कर्म है वो भी तो इसी जन्म में एग्जीक्यूट होने वाले हैं, रिजल्ट तो उसका मिलेगा। रिजल्ट तो उसका भी मिलेगा। खाली ऐसा थोड़ी कि पूरी जिंदगी में सारे नेगेटिव, पूरे सारी लाइफ के पिछले नेगेटिव ही मिलने वाला है, कुछ अच्छा भी तो मिलेगा। तो वो इनको मिल जाता है। और ये एक प्रोटेक्टिव नक्षत्र है, इसको सब बचा के चलते हैं, सारे प्लैनेट इसको प्रोटेक्शन देते हैं। और मालिक कौन है? बुध। बुध कौन है? राजकुमार। तो सूर्य का तो शरण में वो मिलेगा ही, और अगर राजकुमार है तो बृहस्पति, हालांकि बृहस्पति की राशि है तो बृहस्पति का भी प्रोटेक्शन है सामने। इसके अलावा अगर ये स्पिरिचुअलिटी में जाएं, या एक स्पेशल है 12 नंबर राशि का होता है मूवमेंट, ट्रैवल। तो अगर ये ट्रैवल वाले काम में हो या इनके काम में ट्रैवल जुड़ा हो तो ये उसके लिए बहुत लकी हो जाते हैं। तो अगर रेवती नक्षत्र का जन्म है, 12 नंबर राशि है भटकाव की, तो रेवती तो 12 नंबर राशि में तीनों नक्षत्र पड़े, उसमें भटकाव है। अब भटकाव को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए, ट्रैवल का काम पकड़ लीजिए, राइज हो जाएगा। जो प्लैनेट कहे, जो नक्षत्र कहे वो कर दीजिए, प्लैनेट इज द बॉस। और आपने उसके हिसाब से काम कर लिया तो चीजें सॉर्टेड है, नहीं किया तो वो करवाएगा, जब वो जबरदस्ती करवाएगा तो तकलीफ होगी, है ना। बॉस ने आपको कुछ कहा, ऑफिस में काम करते हैं हम, बॉस ने कुछ कहा, आपने कहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। हाँ। है ना। अब वो अपनी ईगो लेके बैठा है, वो अपनी ईगो लेके बैठा है, या सिचुएशन जैसी बनी, लेकिन वो जेल नहीं करेंगे। चाहे एक ही पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट है, उस पॉइंट पे तो 2 डिफरेंट ओपिनियन हो ही सकती है ना। तो प्लैनेट के साथ सिंक कर लीजिए, 2 डिफरेंट ओपिनियन, बॉस यू आर ऑलवेज राइट, जॉब डन, आपकी आधी समस्या तो वहीं खत्म। इनको क्लियरिटी लाना जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है जिसका नाम है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विक्ट्री का है, जीत का, सक्सेस एवरीवेयर, ये उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा क्या कहता है कि ये आपको फेम दिलाएगा और रिस्पेक्ट दिलाएगा, और एज के साथ आपका ग्रोथ भी बढ़ता जाएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो एक नक्षत्र है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसका नाम है स्वाति। स्वाति नक्षत्र, राहु का। हमने केतु के नक्षत्र की बात कर ली, हमने चंद्रमा के नक्षत्र की बात कर ली, शनि की, हमने शनि की बात कर ली। अब आप देखिए स्वाति राहु का नक्षत्र, देखिए स्वाति नक्षत्र की तो स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है।
कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। स्वाति नक्षत्र वो नक्षत्र है, हालांकि राहु का है, लेकिन ये वेल्थ तो इंश्योर कर देगा। अमीर बनने की गारंटी है स्वाति नक्षत्र में जन्म, प्रोवाइडेड आप अपने विचार बार बार, अपना प्लान बार बार चेंज ना करें, है ना। उसमें अगर आपका स्वाति में जन्म हो गया तो पहली दशा तो मिलेगी राहु की, ये तो रूल है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपके लिए वो अलाइन करके दे देगा, इसका नेचर है। स्वाति नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर मोतियों का जन्म होता है, मोती का। तो ये स्वाति नक्षत्र में जब मोती का जन्म होता है, यानी मोती बनता है ना समुद्र के अंदर गहराइयों में, तो वो स्वाति नक्षत्र की वजह से ही है। तो वो इसका मतलब आपको दे क्या रहा है, फॉर्म क्या कर रहा है मोती, एंड मोती मीन्स लग्जरी, कंफर्ट, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र एक बहुत ही शानदार नक्षत्र है, मंगल का एक नक्षत्र है जिसका नाम है धनिष्ठा। धनिष्ठा, नाम में ही धन है, धन की इच्छा, धन की प्राप्ति, नाम में ही धन है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले ये भी बहुत रिच होते हैं। अक्सर नोटिस किया है कि अगर किसी का धनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट है, फॉरगेट अबाउट मून, अगर मून है तो बेस्ट है, लेकिन कोई भी प्लैनेट है अपनी दशा अंतरदशा में पैसा डेफिनेटली देगा। मंगल इंश्योर करेंगे ये कि वो अपनी दशा अंतरदशा में आपको खूब सारा पैसा दें। तो यह है रोल धनिष्ठा का। अब वैसे भी धनिष्ठा अगर आप देखें तो 10 और 11 नंबर राशि में पड़ता है, तो 10 एंड 11 कर्म और कमाई, तो उसका फॉल ही देखिए ना, उसका फॉर्मेशन ही देखिए ना। राशियों के फॉर्मेशन में नक्षत्र है तो वो उसके फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ, आधा इधर आधा इधर। 10 नंबर राशि 11 नंबर राशि, तो 10 नंबर राशि का एंड है, तो एंड ऑफ कर्मा और बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ। तो आप ये देख लीजिए, सीधा सीधा आ रहा है। जैसे हमने रेवती की बात करी थी तो एंड था, लेकिन 10 और 11 में जो गया वो आपको इनकम जरूर देगा, अच्छे पैसे डेफिनेटली देने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र का बहुत ज़बरदस्त ये रूल है। तो ये मोटे मोटे 6-7 नक्षत्र हैं जो बहुत ही शानदार है। प्लानिटरी अलाइनमेंट इनके साथ है। वैसे तो बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली जिसको हम वेल्थ की बात करें, सक्सेस की बात करें, ये थोड़ा स्ट्रगल कम देते हैं और ग्रोथ ज़्यादा देते हैं। वाओ। तो अगर हमारे ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपका नक्षत्र है ये 6 में से कोई एक है तो ये उनके लिए काफ़ी लकी है। पर एक सवाल ना अनिश जी और मेरे मन में आता है, जैसे आपने कहा ना कि जन्म का जो समय होता है, तो अगर मेरा जन्म किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ है जो मुझे कष्ट देने के लिए ही हुआ है, तो क्या इस जन्म में मेरा पैदा होना मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई थी कि मुझे यही पर्टिकुलर यही टाइम क्यों मिला? हाँ मैडम, आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब लोग बहुत सारे पूछते हैं, बात करते हैं, हम ये लोग एक सवाल आता है दिमाग में कि जिसको हम खोजें कि वाई आई एम हियर इन दिस लाइफ, मैं इस जन्म में क्या करने आया हूँ। इसका कनेक्शन पिछले जन्मों से होता है। तो आपका जन्म का नक्षत्र, राशि, और वो राशि का लॉर्ड या नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है कुंडली में, वो एक घर में भी हो सकते हैं, अलग में भी हो सकते हैं, कहाँ बैठा है, और वो किन कुंडली के घरों से, नीचे वाले घर 5, 6, 7, 8, 9 या ऊपर वाले यानी 11, 12, 1, 2, 3 इन हाउसेज में है या नीचे वाले हाउसेज में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो उसका हाउस का कनेक्शन देखा जाता है और उसकी पावर देखी जाती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, मान लीजिए किसी भी एक नक्षत्र में बैठा है, मान लीजिए किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा है जो तंग करता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, कृतिका वो तंग करता है, हाँ। ठीक है, या मूला तंग करता है, केतु का नक्षत्र है तंग करता है, या राहु का नक्षत्र ले लीजिए, शतभिषा तंग करता है, काम है उसका दुखी करना, या आद्रा नक्षत्र राहु का ले लीजिए, तंग करेगा आपको। तो वो पहले स्ट्रगल देगा ही देगा, डेफिनेटली देने वाला है, चाहे वो राहु के दोनों नक्षत्र हों, जिससे स्वाति को छोड़ के, या आप केतु के नक्षत्र की बात करें। मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा मूला की, तो जो सेजिटेरियस का पहला है उसकी बात करूंगा। सेजिटेरियस राशि किस्मत की, मूला, स्टार्ट में क्या मिला, बोला मूल पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्म चुका दे, रूल है, उसका सीक्वेंस समझना पड़ेगा।
अगर उसको जुपिटर यानी बृहस्पति देख ले, चंद्रमा को, जन्म के चंद्रमा को बृहस्पति देख ले और वो खराब नक्षत्र में बैठा हो, मान लीजिए शतभिषा में बैठा है, ठीक है, और बृहस्पति ने उसे देख लिया बर्थ चार्ट में जन्म के समय, तो आप ये मान लीजिए स्टार्ट में तो खराब होगा लेकिन आगे जाके ग्रोथ दे देगा। बृहस्पति देवगुरु हैं, 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। आप ये समझ लीजिए बृहस्पति की दृष्टि जिन घरों पे पड़ी वो घर खराब रिजल्ट नहीं देंगे, वो सिर्फ अच्छा देंगे, चाहे राहु केतु ही क्यों ना हो, चाहे शनि मंगल क्यों ना हो। अगर बृहस्पति ने उसे देखा है तो वो अपनी खराबी छोड़ देगा। वो हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना दे लेकिन खराब भी नहीं देने देगा, तो आपको न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा ले जाएगा। और बाकी तो कर्म पे डिपेंडेंट है। अगर कर्म अच्छे हुए तो बृहस्पति को आपने पावर दी, खराब नहीं होने दिया, तो ग्रोथ देता ही जाएगा। जुपिटर का एस्पेक्ट इज गॉड का ब्लेसिंग, ये समझ लीजिए बस। तो अगर गॉड का ब्लेसिंग आ रहा है तो जैसे मान लीजिए कोई भी अपना कुंडली खोल के देखें, जुपिटर जहाँ बैठा है, बृहस्पति गुरुदेव जहाँ बैठे हैं, वहाँ से 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर, अगर वो लगन को देखने लग जाए, 9th हाउस को देखने लग जाए, तो आप ये मान लीजिए किस्मत अच्छी है। 5वें घर को देखे, किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो ये ऐसे देखना पड़ता है, जिधर देखे वहाँ प्रोटेक्शन दे देगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दिया तले अंधेरा। तो जहाँ बैठा है वहाँ पे एक सिग्निफिकेशन उस घर से रिलेटेड डेफिनेटली खराब करेगा। उसके अलावा बृहस्पति इज द बेस्ट। आपका जन्म किसी भी नक्षत्र में हो, अगर बृहस्पति ने देखा तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलनी ही है, लाइफ में हैप्पीनेस आनी ही है, क्योंकि ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग्स। तो ये बृहस्पति का रोल जो एक्सेप्शन की अगर अपन बात करें, तो अगर खराब नक्षत्र भी हुआ तो पहले क्या देगा, स्ट्रगल, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनली सक्सेस देगा। वो जब खराब समय चल रहा होगा तो वो अगले अच्छे की तैयारी के लिए जो प्रिपरेशन होता है ना, जैसे मान लीजिए फौज है, उसका काम क्या है, लड़ना, देश को प्रोटेक्शन देना, लेकिन आप उनकी ट्रेनिंग देख लीजिए, दैट इज द टफेस्ट वन, सबसे मुश्किल ट्रेनिंग है। तो जो वो ट्रेनिंग पीरियड है वो पेन है, लेकिन बाद में क्या इंश्योर करता है, लाइफ अपनी। अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो खुद भी बचेगा और देश को बचा लेगा। अगर ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो लाइफ इज रिस्क। तो बॉर्डर पे जो लोग काम करते हैं, जो देश की सेवा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और उनका ट्रेनिंग सॉलिड है, इसलिए फौज की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है कि आपको बुरे समय में कैसे डील करना है, सिचुएशन को कैसे डील करना है, यही प्लैनेट करवाते हैं। यही थीम है, लाइफ का यही थीम है। तो अगर बुरा समय आ रहा है तो आप ये मान लीजिए अगले की तैयारी करवा रहा है, वरना अगले को आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको लर्निंग होती है ना। आज हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम जॉब में जाते हैं, बीच में एक इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो एक हमने कोर्स में सीखा, फिर हमने 4-6 महीने का एक इंटर्नशिप, वो कॉर्पोरेट कल्चर एनवायरनमेंट वो समझा, उसके बाद आप जॉब में, तो तब आपका सैलरी शुरू होता है, आपको पोजीशन मिलता है, आपको काम मिलता है, आपका केआरए बनता है, सारी चीज़ें होती है ना। तो पहला क्लासरूम लर्निंग, 2-6 months एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देन गो ऑन वर्क। यही लाइफ का पैटर्न है। प्लैनेट भी ऐसे ही चलता है, कोई फर्क नहीं है। पहले बुकिश नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फिर बोले आप काम पे लगो। तो मुझे ये जो बुरा समय है ये वो इंटर्नशिप है, ये इंटर्नशिप कंप्लीट करिए और आप पोजीशन, पावर, सैलरी जो भी लेना है वो ले लीजिए। और कहीं ना कहीं देखे तो अच्छा है ना कि पहले आपको दर्द, पेन, स्ट्रगल मिल रहा है, बाद में आपको स्थिरता, सब अच्छा मिल तो रहा है। मैडम स्थिरता का प्लैनेट ही शनि है। तो और शनि खाली स्थिरता का नहीं है, दुख, दर्द, तकलीफ, टेंशन, प्रेशर, पेन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखिए मेरा मानना है कि देव गुरु का काम तो वो तो गुरु तत्व है, तो वो तो ब्लेसिंग, सबको आशीर्वाद, जो भी आया सबको आशीर्वाद दे दिया। शनि भी गुरु से कम नहीं है, बस दोनों के पढ़ाने के तरीके में अलग है। गुरु तो क्लास में पढ़ाते हैं, ये देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। शनि कहते हैं ना, मैं तो काम कराऊंगा पहले। तो जो सैटर्न की जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। इसलिए जब हमने पुष्य नक्षत्र की बात करी तो पहले वो एक्सपीरियंस देगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देगा, फिर ये इंश्योर करेगा यू विल बी रिच। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ऐसे कौन से नक्षत्र के लोग होते हैं जो एंटरटेनमेंट या बिजनेस या लव, रोमांस,
इनमें बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये लोग, इनमें बहुत मतलब इनमें खास टैलेंट होता है कि वो बस इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं? देखिए तो एक नक्षत्र है, मैं आपको स्पेसिफिकली बात करता हूँ, उसका नाम है पूर्वा फागुनी। पूर्वा फागुनी नक्षत्र है शुक्र का। अब जहां आपने उसमें वीनस का कंटेंट, देखिए कोई भी नक्षत्र उठाइए, उसके मालिक पकड़िए, उसकी जो फीचर है वो उसमें ऐड कर दीजिए। मैं बिल्कुल थंब रूल की बात करता हूँ, कोई भी लगा लूँ। तो जैसे शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फागुनी, किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट, लग्जरी, रोमांस, कंफर्ट, ये पूर्वा फागुनी। तो किसी का जन्म पूर्वा फागुनी में हुआ, वो पूरी जिंदगी ये चीजें तो एंजॉय करने वाला ही है, पूरी लाइफ। एक तो वीनस का नक्षत्र है, और वीनस में भी पूर्वा फागुनी नक्षत्र, जो स्पेशली जो वीनस का भी पूर्वा फागुनी नक्षत्र जो स्पेशली इसी के लिए बना है। वीनस का एक और नक्षत्र है जो बहुत दुख देता है, जिसका नाम है भरणी, जो एरीज में पड़ता है, वो बहुत तकलीफ देता है। भरणी नक्षत्र पास्ट लाइफ हैवी बेंडिंग कर्मा वाला है। लेकिन पूर्व फागुनी की अगर आप बात करें स्पेशली, तो लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, अगर कोई इसमें से कोई मान लो, एक छोटी सी बात भी कर दूँ, कोई मान लो यूट्यूब के वीडियोज़ ही बना रहा है, वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, पूरा फागुनी वाला होगा, वो एंटरटेनिंग होगा, उसको उसके फॉलोअर्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये ब्यूटी है पूरा फागुनी की। आपने दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया, बात किया कि बिजनेस और इस तरह के जो काम होते हैं जो आपको रिच बनाते हैं ना, क्योंकि जॉब में लोग रिच बने इसके चांसेस कम है, बिजनेस में रिच बने इसके चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। क्योंकि खुद का जॉब में, हाँ, जॉब में तो आपको 30 तारीख को एक मैसेज आता है ना, योर सैलरी इज क्रेडिटेड, बस खत्म। वो मैसेज आप पढ़ते रहिए और खुश होते रहिए। या तो आप एक्सेप्शनली गुड हो, जैसे वो सुंदर पिचाई टाइप, है ना, अदरवाइज तो एक मैसेज ही आता है 30 तारीख को। अगर 2 घंटे भी लेट होता है प्रेशर होता है कि चल कर रहा है। असली तो स्थिति यही है, और ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है। तो वो लोग जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट वाले हैं, जिनको जॉब करना पसंद नहीं है, वो अपना ही कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, वो है हस्ता। चंद्रमा का नक्षत्र, नाम में क्या है? हस्ता, हाथ। हाथ, तो इनके हाथों में जादू होता है। वाओ। आपने देखा होगा पेंटर्स होते हैं जो पेंटिंग वेंटिंग करते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आप उनके हाथ में उनकी कलाई, आर्टिस्ट, जबरदस्त आर्टिस्ट होते हैं। ये अगर तबला भी बजाएंगे तो इनका एक उसमें वो ग्रिप होगी इनके हाथों में। आप जब आप बात करेंगे तो दिमाग में बहुत सारे नाम चलते हैं कि यार कोई ऐसे कोई वायलिन बजा रहा है तो वो उसका एक अलग ही टाइप होगा, कोई मूर्ति बना रहा है, हाथ से काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, हाथ से काम हो रहा है, हाथ वाला स्पोर्ट है ना, तो उसके अंदर वो आउटशाइन कर जाएगा। या इन सब से रिलेटेड बिजनेस कर ले, यानी जैसे कोई पेंटिंग बेचने का काम कर ले, कोई मूर्ति बेचने का काम कर ले, कोई स्पोर्ट्स का करियर मैन्युफैक्चरिंग में लग जाए जिसमें हाथों का यूज़ होता हो, वो उनके लिए बेस्ट होता है। तो हस्ता नक्षत्र इस मामले में ब्लेस्ड है, यानी ऊपर वाले ने उसके हाथ में वो टैलेंट दिया है कि वो उन हाथों का यूज़ कर सकते हैं। और इनके ब्यूटी है हस्ता नक्षत्र वालों की, वो हाथी का टैलेंट है और हाथों में दर्द रहता है उनके, ये साथ में चलता है। तो उसका आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और उसकी प्रॉब्लम भी मिलेगी। ये हर नक्षत्र के साथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी से छुपी हुई उसकी एक छोटी सी वीकनेस साथ में जरूर आएगी। अब हस्ता नक्षत्र वाले उनके हाथों में चोट अक्सर लगती है, ये इसकी ब्यूटी है। जो जैसे अभी हमने बात करी पूर्व फागुनी, तो पूर्व फागुनी वाले क्या होते हैं? थोड़ा से ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, है ना, हेल्पफुल होते हैं, स्टेबल होते हैं, लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं। इनको ज़िंदगी में जब भी परेशानी आएगी सबसे पहले यहाँ अटैक करेगी। बोले साहब घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, मान लो फाइनेंशियल लॉसेस का टाइम है, कोई दशा बहुत ख़राब चल रही है या ट्रांजिट बहुत ख़राब चल रहा है, ज़िंदगी में परेशानी, तो इसी से रिलेटेड, लेकिन वो वापस रिवाइव कराएगा, क्योंकि ये नक्षत्र का काम है कि मैं आपको ये तो दूंगा ही। हर एक नक्षत्र की कुछ ना कुछ ब्यूटी है, कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो वो देगा ही। ये तो आप लिखा के आए, वो तो मिलना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये नक्षत्र, जैसे अब एक नक्षत्र के बाद मैं और ऐड करूंगा, एक ऐसा नक्षत्र है जिसको भी वो भी ब्लेसिंग है। जैसे पुष्य नक्षत्र शनि का था, वैसा ही उसका नाम है अनुराधा। अनुराधा जो नक्षत्र है वो एकदम डिसिप्लिन्ड है, वो एकदम लॉयल नक्षत्र है। अगर अनुराधा नक्षत्र वाला
कोई आपको मिल जाए तो आपको ऐसा मिलेगा, देखने में डिसिप्लिन मिलेगा, वो लॉयल मिलेगा, वो बहुत फ्रेंडली होगा, ठीक है। और लेकिन आज के ज़माने में अनुराधा बहुत अच्छा हो गया, पहले वाले में इतना ज़्यादा शायद ना हो, आज के में ज़्यादा हो गया, क्योंकि आजकल क्या है, नेटवर्किंग का जो समय है। हाँ। तो अनुराधा नक्षत्र में अगर वो हो तो आज के प्रोस्पेक्टिव में इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। और इनके नेटवर्क के जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का अनुराधा नक्षत्र का जन्म है, वो जॉब ढूंढ रहा है, तो ये अपने किसी सोशल सर्कल में, नेटवर्किंग वाले में, जैसे उसने लिंक्डइन में डाल दिया, उसको किसी ने रेफरेंस दे दिया, या उसने किसी अपने फ्रेंड को रेज्यूमे भेज दिया, उसने किसी और कंपनी के एचआर को भेज दिया, उसने उससे बुला लिया कि साहब आइए इंटरव्यू के लिए, और सिलेक्शन हो गया। तो ये जो नेटवर्किंग वाला नक्षत्र है, ये भी आज के ज़माने में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो पूरा सब कुछ चलिए नेटवर्किंग पर है। पर्सनल कनेक्शन तो, 1-to-1 कनेक्शन तो खत्म हो गए, अब तो आप सोशल मीडिया और इसके कनेक्शन में है। तो ये नेटवर्किंग वाला वो अनुराधा नक्षत्र इज अ फैंटास्टिक नक्षत्र, आप इसे लेके चलें, मज़ा आ जाएगा अनुराधा को, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि आपके नक्षत्र इन नक्षत्रों से मैच खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सच में बहुत लकी पैदा हुए हैं, और यदि आप नहीं भी हुए तो भी आप में कुछ खासियत है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जो शायद आपकी उम्र के बाद एक्टिवेट हो। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप अनीश जी से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।